नमस्कार। प्रस्तुत है प्रदीप श्रीवास्तव। परवाना की लिखित एक रोचक कहानी। साहित्यिक रचनाओं की अगली कड़ी में आज प्रस्तुत है निस्वार्थ मानवीय प्रेम, निष्ठा एवं विश्वास के अटूट तानों बानों में बुनी त्याग और आदर्श संबंधों की व्याख्या करती हुई आत्मिक संबंधों की मार्मिक कहानी सावन की सहेली। प्रवर दवाओं और नाश्ते का पैकेट लिए भीड़-भाड़ वाले अस्पताल में मुश्किल से रास्ता बना रहा था। ओपीडी के सामने तीमारदारों की भारी भीड़ थी, लेकिन जैसे तैसे वो आपातकालीन कक्ष में पहुंच गया। हांफते हुए उसने एक बेड के पास जाकर खुद को संभाला, जहां त्रिशा पहले से मौजूद थी। त्रिशा ने तुरंत उसके हाथ से सामान ले लिया। उसके चेहरे पर चिंता और थकावट साफ दिख रही थी। प्रवर ने स्टूल खिसकाकर पूछा, अब दादी का हाल कैसा है? डॉक्टर आए थे क्या? त्रिशा ने दादी के सिर के नीचे तकिया ठीक करते हुए नम आंखों से बताया, कल रात से कुछ ठीक है। अभी एक नर्स इंजेक्शन देकर गई है और शाम को डिप लगेगी। दादी पहले से ही कमजोर हैं और इस दुर्घटना ने उन्हें और तोड़ दिया है। बहुत खून बह जाने से शरीर बहुत निढाल हो गया है। कहते कहते त्रिशा की आंखों में आंसू आ गए। प्रवर भी उसकी हालत समझ रहा था और चुपचाप बेड पर लेटी कमजोर दादी को देखता रहा। दादी को नाश्ता कराना। त्रिशा ने नाश्ते के पैकेट से समोसे और बिस्कुट निकाले, कपों में चाय डाली और दादी का सिर सहलाते हुए बोली, दादी माँ उठो, कुछ खा लो। रात से पेट खाली है, कुछ भी नहीं खाया पिया था। त्रिशा की आवाज और स्पर्श से दादी में थोड़ी हलचल हुई। उन्होंने धीरे से आंखें खोली, लेकिन मना करते हुए फिर से बंद करने लगी। प्रवर ने भी विनम्रता से त्रिशा का समर्थन करते हुए दादी का सिर सहारा दिया। त्रिशा ने भी दादी की पीठ को सहारा देकर उन्हें बिठाया। दादी पहले तो बच्चों की तरह आनाकानी करती रहीं, लेकिन उन दोनों के प्यार और मनुहार के आगे उनकी एक न चली। त्रिशा समोसे के छोटे छोटे टुकड़े करके दादी के मुंह में डालने लगी और प्रवर बीच बीच में दादी के मुंह में चाय के घूंट डालने लगा। जब दादी ने थोड़ा खा लिया तो दोनों ने उन्हें वापस लिटा दिया। त्रिशा ने प्रवर को चाय और कुछ बिस्कुट दिए। अनजाने में ही उसने एक समोसा तोड़ा और प्रवर की ओर बढ़ाते हुए बोली, मुंह खोलिए। प्रवर ये देखकर चौंक गया, जैसे किसी ने उसे नींद से जगा दिया हो। अगले ही पल वो संयत हुआ और त्रिशा की अव्यवस्थित मनस्थिति पर मुस्कुराते हुए बोला, जी नहीं, अभी मैं बीमार नहीं हूँ। आपके दुराग्रह के लिए धन्यवाद। प्रवर के इस मजाक पर त्रिशा को लगा जैसे उसे अचानक गहरी नींद से जगा दिया हो। वो हड़बड़ा उठी और शर्म से सिमट गई, जैसे छुई मुई का पौधा। उसकी आंखों में एक प्याला सा छलका और प्रवर की आंखों को भिगोता हुआ उसके भीतर समा गया। उसके होंठ क्षणिक बेसुधी पर खिलखिलाकर रह गए। वो दादी के अवसाद में इतनी मग्न थी कि उसे याद ही नहीं रहा कि वो दादी को समोसे के टुकड़े पहले ही खिला चुकी थी और अब किसी और को उसकी जरूरत नहीं थी। इस हास्यास्पद स्थिति से बचने के लिए उसने अपना गोरा मुंह दुपट्टे से ढक लिया, लेकिन उसके चेहरे पर आई अचानक की लाज को वो प्रवर से छुपा नहीं पाई। उसकी ये बाल सुलभ मनोदशा दादी से भी नहीं छिपी। दादी भी अपनी पीड़ा से बाहर निकलकर धीरे से मुस्कुरा पड़ी। पगली कहीं की, 18 की हो गई है, लेकिन बचपना अभी भी 8 साल से आगे नहीं निकला। त्रिशा, जिसे उसकी दादी ने बड़े नाज प्यार से पाला था, दरअसल उनके स्वार्थी बेटे सोमनाथ और कर्कशा बहू मिताली की परित्यक्त निशानी थी। उनके वैवाहिक जीवन के झगड़े की जड़ यही अभागी बेटी त्रिशा थी। सोमनाथ शादी के कुछ साल तक संतान नहीं चाहता था, जबकि मिताली एक संतान को जन्म देने की जिद पर अड़ी थी। वो भी एक बेटी नहीं, बल्कि भावी उत्तराधिकारी, एक चहेता पुत्र जो उसकी महत्वाकांक्षाओं को दिन रात दस्तक दे रहा था। उनका दाम्पत्य जीवन लगातार विवाद और अंतर संघर्ष के अखाड़े में ताल ठोक रहा था। दोनों अहंकारी युगल एक दिन इसी मुद्दे पर आपसी कलह और क्लेश की भेंट चढ़ गए। जब एक दिन मिताली ने अचानक बेटी को जन्म दिया तो दादी के छोटे से घर में जैसे आग लग गई। सोमनाथ इस बात पर पशुवत बर्बर हो गया कि उसकी पत्नी ने उसकी भावनाओं के विरुद्ध उसकी छाती पर विष वृक्ष का अंकुर रोपा है। उधर मिताली की हताश और निष्ठुर आत्मा भी इस अनहोनी से बुरी तरह आहत हो गई कि उसकी कोख ने उसे बहुप्रतीक्षित अभीष्ट फल नहीं दिया। पुत्र नहीं, बल्कि एक अनिश्चित पुत्री जो उसके स्वर्णिम सपनों और महत्वाकांक्षाओं की समाधि पर किलकारियां ले रही थी। दादी ने पूरी कोशिश की कि उन दोनों का दाम्पत्य जीवन बिखरने न पाए, पति पत्नी के अटूट संबंधों की आधारशिला अहंकारी चोट से दरकने न पाए, परंतु हतभागी बेटे और अविवेकी बहू के कुटिल संघर्षों के आगे वो अधिक दिन टिक न सकी। अंततः एक दिन पति पत्नी के नैसर्गिक संबंधों पर कुटिल काल का चाबुक चला और परस्पर अंतर्घात प्रतिघात की दुर्दम्य पीड़ा से उनके सांसारिक संबंधों का दुखद अंत हो गया। दोनों स्वेच्छा से संबंध विच्छेद कर अलग हो गए। क्रोध और घृणा के वशीभूत होकर मिताली कुछ इस तरह से विक्षिप्त हुई कि सब कुछ त्याग कर अपने मायके चली गई और कुछ वर्षों के बाद उसने दूसरा विवाह करके अपनी अलग मनपसंद दुनिया बसा ली। दूसरी ओर सोमनाथ भी अपने एकाकी और नीरस जीवन से क्षुब्ध होकर एक दिन घर छोड़कर कहीं चला गया।
वहाँ रह गईं तो बस 2 अबलाओं की निरीह एवं अबोध आत्माएं, दादी और त्रिशा, जो दिन रात अपनी भूख और प्यास की पीड़ा में एक दूसरे का जीवन समेटे हुए थीं। दादी अपने छोटे से निस्सहाय एवं दीनहीन संसार में अपनी नन्ही सी पोती त्रिशा को लेकर निष्ठुर दुर्योग से संघर्ष करती रहीं और त्रिशा जीवन की ऊसर भूमि पर बिना बारिश और उर्वरा के जोजोबा के पौधे की भांति लगातार फलती फूलती रही। हालांकि जीविका का कोई दूसरा सहारा नहीं था, फिर भी बूढ़ी दादी हर संभव यत्न करके बिटिया की दैनिक जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करती रहीं। जीवनीयापन का ठोस स्रोत न होते हुए भी दादी ने अपना साहस कभी नहीं छोड़ा। वो नन्ही सी पोती को साथ लेकर पास के छोटे से हाट में सड़क के किनारे चटाई बिछाकर अमरूद, आम, जामुन, आंवले, अमरख और बेर जैसे साधारण फलों को बेचने का काम करने लगी। दादी अपने छोटे से व्यापार से इसलिए भी बहुत संतुष्ट थीं क्योंकि ये फल उन्हें बिना किसी द्रव्य पूंजी के आसपास के बाग बगीचों में सरलता से मिल जाते थे और संबंधित बाग बगीचों के मालिक भी उनकी दीनता से करुणावश उन पर कभी कोई प्रतिबंध नहीं लगाते थे। इस प्रकार धीरे धीरे दोनों दादी और पोती ने अपनी गरीबी और बेबसी को 2 वक्त की रोटी और छोटी मोटी जरूरतों के साथ अपनी कमजोर जिंदगी से बांध लिया था। जिंदगी लाचार तो थी लेकिन मोहताज नहीं थी। वो एक मनहूस दिन था। दादी त्रिशा के साथ अपनी छोटी सी फलों की दुकान चटाई पर सजाए बैठी थी कि कुटिल दुर्योग ने फिर से अपना कुचक्र रचा और अपने कुटिल पंजों से उनके निर्वेद जीवन का रेशा रेशा नोच डाला। दादी के कहने पर जैसे ही त्रिशा पानी लाने के लिए उठी, एक तेज रफ्तार से आती हुई असंतुलित कार उनकी दुकान को रौंदती हुई सामने जाकर सीधे एक पेड़ से टकरा गई। धमाके के साथ ही त्रिशा के प्राण सूख गए, कलेजा मुंह को आ लगा। वो चीत्कार करते हुए वापस दौड़ी और खून से लथपथ दादी के घायल शरीर से लिपट गई, जो चटाई पर अस्त व्यस्त पड़ी छटपटा रही थी। पलक झपकते बाजार की भीड़ 2 टुकड़ों में बट गई। कुछ लोग घायल वृद्धा को सहेजने में लग गए तो कुछ लोग दुर्घटनाग्रस्त कार की ओर दौड़ पड़े। कार बुरी तरह क्षत विक्षत हो चुकी थी और कार की स्टीयरिंग पर सिर टिकाए एक युवती लहूलुहान मूर्छित पड़ी थी। भीड़ ने किसी तरह कार के शीशे तोड़कर युवती का निश्चेष्ट रक्त रंजित शरीर बाहर निकाला। वो कोई और नहीं बल्कि उसी नगर के एक बड़े हॉस्पिटल के मालिक यशस्वी डॉक्टर सुदीप रॉय की बड़ी बहू वंशिका रॉय थी। पहचान होते ही भीड़ का हृदय बड़े घर की बहू के प्रति असीम प्रेम और गहन संवेदनाओं से अभिभूत हो उठा। लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर पास स्थित उन्हीं के हॉस्पिटल में भेज दिया। परंतु उस सर्वहारा असहाय वृद्धा का संसार में कौन था? उस लहूलुहान वृद्धा और रोती बिलखती पोती के हिस्से में तो बस भीड़ की कुछ कोरी संवेदनाएं और हमदर्दियों के कुछ उथले शब्द ही आ पाए। त्रिशा दीन दृष्टि से लोगों को ताकती रही और गुहार लगाती रही, लेकिन उसकी तरफ किसी के हाथ नहीं बढ़े। ऐसे में एक प्रवर ही था जो उस भीड़ को चीरते हुए तेजी से उसकी ओर आया था। प्रवर के आते ही उत्साहित भीड़ का कुछ हिस्सा भी रक्त रंजित दादी को घटनास्थल से उठाने और उसी हॉस्पिटल में पहुंचाने के लिए उद्यत हो उठा, जहां कुछ देर पूर्व धनी मानी प्रतिष्ठित डॉक्टर सुदीप रॉय की अप्रतिम सुंदरी और विभव अहंकारी बहु वंशिका रॉय को एम्बुलेंस से पहुंचाया गया था। आज अस्पताल से दादी के डिस्चार्ज का शेड्यूल जारी किया गया था। सुबह से कई डॉक्टर और नर्सेज आकर दादी का चेकअप करके अपनी रिपोर्ट चीफ सर्जन डॉक्टर सुदीप रॉय को भेज चुके थे। त्रिशा की शांत आत्मा आज कई दिनों की त्रासदी झेलने के बाद असीम सुख और विश्रांति का अनुभव कर रही थी, क्योंकि चिकित्सकों ने आज उसकी प्राण प्रिय दादी को पूरी तरह स्वस्थ घोषित कर घर ले जाने की अनुमति दे दी थी। परंतु दूसरी ओर उसकी मानसिक चेतना पर एक नई वेदना भी दस्तक दे रही थी। वो प्रवर को लेकर असह्य उधेड़बुन में उलझ चुकी थी। उसकी अंतरात्मा में एक प्रबल खलमंडल खड़ा हो गया था। उसके दीप्तिमान नेत्रों में प्रिय की विरक्ति गहन उदासी का कुहासा बनकर तैरने लगी थी। उसके मुस्कुराते होठों की कांति चित्त की वेदना में झुलसकर अपनी आभा खो रही थी। आज सुबह से ही प्रवर नहीं आया था। उसकी बेचैन आंखें बार बार उसके आने की टोह में द्वार की प्रत्येक आहटों को बेसब्री से टटोल रही थी। ये कहना गलत न होगा कि इस दुर्दम्य संकट की घड़ी में एक प्रवर ही तो सहभागी था जिसने उसके असहाय और हताश जीवन प्राण को विषाद के अंध गहवर से बाहर निकाला था। इतने दिनों के साथ और संसर्ग से त्रिशा की आत्मा प्रवर के पावन प्रेम प्रवाह में जलमग्न हो चुकी थी। अब उसका तन मन जीवन आशाओं की अनंत उत्ताल लहरों में डुबकियां लगा रहा था। त्रिशा अपने अंतर्मन के भंवर से संघर्ष कर ही रही थी कि तभी अचानक एक नर्स की आहट ने उसके कल्पनाओं के इंद्रजाल को तोड़ दिया। आप ही इस वृद्धा की संरक्षिका हैं? जी, त्रिशा ने जवाब दिया। आपका ही नाम त्रिशा माथुर है? जी सिस्टर, क्या बात है? कहते कहते त्रिशा संयत हो उठी और नर्स के हाथों में पेपर शीट के कुछ पत्रों को विस्मय से देखने लगी। नर्स ने कई सारे पत्रों की एक शीट निकालकर उसके हाथों में थमा दिया। ये लो, हॉस्पिटल के चार्ज पेपर्स। इनमें दवाओं के बिल, बेड चार्जेस और अन्य मेडिकल कन्वीनियंस के साथ डॉक्टर्स की फीस के अमाउंट्स ऐड हैं। इसका भुगतान 9 नंबर काउंटर पर होगा। वहां से नो ड्यूज बनवाकर 5 नंबर के ऑफिशियल चैम्बर में जाकर जमा करा दो। वहीं से आपके रोगी को डिस्चार्ज नोटिस जारी किया जाएगा। ये चीफ का आदेश है। नर्स बिल थमाकर आगे निकल गई। त्रिशा ने कांपते हाथों से सारा बिल ले लिया। अब उसका आशंकित हृदय व्यग्रता और असमयाई इस नई विपदा से असहज हो उठा था।
उसने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि दादी की दीर्घ चिकित्सा का सारा मूल्य उसे ही चुकाना होगा, क्योंकि पैसों की बात आते ही प्रवर उसे निश्चिंत भाव से आश्वस्त कर देता था। त्रिशा ने कांपते हाथों से उस अमाउंट पेपर्स को उलटना पलटना आरंभ कर दिया। जैसे ही उसकी नजर पेबल एस्टिमेट पर पड़ी, उसका कलेजा धक से रह गया। 16,768 रुपए पेबल अमाउंट देखकर उसका समूचा अस्तित्व आधियों के प्रबल वेग में उलझे हुए बेजान पत्तों की तरह हर तरफ नजर आने लगा। कहां से लाएगी वो इतने पैसे? गरीबी और लाचारी ने तो पहले से ही उन दोनों अतात पंखियों के मुंह का निवाला छीन रखा था। उसके पास तो इस समय 16 रुपए भी नहीं थे। वो 16,768 रुपए की इतनी बड़ी रकम का प्रबंध कैसे और कहां से करेगी? वैसे भी वो इतनी समर्थवान न थी कि किसी भी आकस्मिक विराट व्यय का बोझ अपने सीने पर उठा पाती। अब तक का सारा भार तो प्रवर ने ही अपने कंधे पर उठा रखा था, परंतु आज सुबह से तो उसका भी अता पता नहीं था। वो प्रवर के उदारवाद से अटल आश्वस्त थी। दादी के अश्वस्थ काल की इस विकट बेला में एकमात्र प्रवर ही उसके साथ सहकार का देवदूत बनकर खड़ा हुआ था, परंतु आज तो वो भी नहीं आया। कहाँ है वो? क्यों नहीं आया? हे ईश्वर, क्या आज इस दुर्दम्य विपत्ति के अबूझ भंवर में उसके निरुपाय जीवन का अंतिम छोर डूब जाएगा? अब वो कहाँ जाए, किसके आगे गिड़गिड़ाए? संसार की इस वृहद भीड़ में तो उसका कोई भी नहीं। सोचते सोचते उसकी आंखें सजल हो उठी और पलकों के कोरों पर विवशता के आंसुओं ने धैर्य का सारा बांध तोड़ दिया। वो टूटे हुए वृक्ष की तरह लहराकर बेड के एक सिरे पर लुढ़क गई और सिसकियां भरने लगी। उसके अंतर मानस में जहां एक ओर विषम परिस्थितियों की कुटिल विवशताएं अपना विष घोल रही थीं, तो दूसरी ओर प्रवर के निष्ठुर प्रेम का घातक वार उसके प्राण बोध के लिए मृत्यु का काल बना हुआ था। उसकी इस असहज दारुण दशा पर विचलित दादी भी अचानक बदली हुई परिस्थितियों को समझने का प्रयास कर रही थी, परंतु बार बार पूछने पर भी त्रिशा के होंठ बिल्कुल निशब्द और निरुपाय थे। वो कुछ भी बोलने में स्वयं को असमर्थ पा रही थी। बस अब उसके प्रकंपित सिसकियों पर विवशताओं और वेदनाओं की बिजलियां ही बार बार टूट रही थीं। अरे त्रिशा, क्या हुआ? अचानक निकट के संबोधन ने उसे चौंका दिया था। वो हड़बड़ाकर खड़ी हो गई, जैसे किसी ने यंत्रवत खींचकर सीधा कर दिया हो। सहसा प्रवर को सामने मुस्कुराता हुआ पाकर वो असहज हो उठी। उसे अपनी खुली आंखों पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि वो प्रवर के ही मूर्त रूप को ही निहार रही है या स्वप्न उससे छल कर रहा है। प्रवर ने निकट आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। ये क्या, तुम रो रही थी? क्यों, किस लिए, क्या हो गया? प्रवर के अनगिनत प्रश्नों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो बस बावलों की तरह अपने आंसुओं को बच्चों की तरह हाथों से पोंछते हुए उससे लिपट गई। कहाँ थे तुम अब तक? अब आए हो? मुझे तो लगा था आज मेरी चिता को भी मुखाग्नि देने वाला कोई नहीं मिलेगा। चुप, ऐसा अपशकुन नहीं बोलते। तुम तो बहुत स्वाभिमानी और साहसी लड़की हो। ऐसी अधीरता और व्याकुलता व्यक्ति की आत्मा को कमजोर बनाती हैं। चलो फटाफट चीफ डॉक्टर सुदीप रॉय के ऑफिशियल चैम्बर में अभी जस्ट आए ही हैं वो, वहाँ बैठे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहते हुए प्रवर ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके विस्मित स्वर कंपित हो उठे। मुझे? मेरी प्रतीक्षा में? कैसे? क्यों? अरे तुम प्रश्न बहुत करती हो स्टूपिड। चलो फटाफट, वरना अगर वो कहीं आपातकाल की सेवा में उठ गए तो मेरे सारे जुगत जुगाड़ को बाट लग जाएगी। मतलब? त्रिशा को असंजस में ठिठकता देख प्रवर ने बलपूर्वक उसे द्वार की ओर खींच लिया। चलो, तुम्हारे समस्त अभीष्ट प्रश्नों का हल वहीं मिलेगा। कहते हुए तेज कदमों से प्रवर पूर्ववत मुस्कुराते हुए रोगी कक्ष से बाहर आ गया। चीफ के भव्य ऑफिस का दरवाजा खुलते ही दोनों अंदर दाखिल हो गए। त्रिशा के कांपते कदम अभी भी भय और संकोच से उसका साथ नहीं दे रहे थे। आशंकाओं में डूबा उसका भयातुर मन बार बार मूर्छित हो रहा था। सामने विपुल धन और वैभव की दिव्य प्रतिमूर्ति डॉक्टर सुदीप रॉय लाहिम शहीम अपने मूविंग चेयर पर बैठे एक फाइल पलट रहे थे। अचानक कदमों की आहट से उनकी तंद्रा भंग हो गई। अरे वाह वाह, आइए आइए, स्वागत है आप दोनों का। डॉक्टर साहब कहते कहते रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा उठे और अपना कीमती चश्मा उतारकर एक ओर रख दिया तथा पुष्ट पर पीठ टिकाकर बैठ गए। त्रिशा संकोच और लज्जा से गड़ी जा रही थी। कमरे की आधुनिक साज सज्जा और भव्यता ने उसे और भी क्षीण कर डाला था। कुछ क्षण की मौनता को डॉक्टर साहब ने फिर अधिक नहीं खींचा और अपने बगल में रखी दूसरी कीमती मूविंग कुर्सी को त्रिशा की ओर थोड़ा सा धकेलते हुए चुटकी लेने के अंदाज में बोले, ओहो, तो ये है हमारी बकायदार, इतनी खूबसूरत और मासूम। डॉक्टर साहब के चुटीले शब्दों ने त्रिशा के डामाडोल मन स्थिति को और भी दुस्तर कर दिया। वो लज्जा और हीनता के भार से सतत दोहरी होती चली गई। उसे रोना आ रहा था। लग रहा था एक बारगी उसके उद्वेग का बांध फट जाएगा और वो आंसुओं के सैलाब में बह जाएगी। तभी प्रवर ने त्रिशा का हाथ सख्ती से पकड़कर बड़े उन्माद से बोला, पापा, यही है वो लड़की त्रिशा जिसके बारे में आपसे से कहा था। पापा, ये शब्द छन्न की आवाज करते हुए एकाएक त्रिशा के कानों से जैसे टकराए। वो कुर्सी पर बैठते बैठते उछल सी गई। उसका शरीर उस वातानुकूलित कक्ष में भी पसीने पसीने होने लगा। उसे लगा कि जैसे सैकड़ों बारूद सहसा एक साथ फटकर धमाके के साथ कमरे में चारों ओर चिंगारियां फेंकने लगे हो। वो बावलों की तरह प्रवर और डॉक्टर सुदीप के मुस्कुराते हुए मुखड़ों के बनते बिगड़ते भाव भंगिमाओं के बीच झूलने सी लगी। डॉक्टर साहब ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और विपुल स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। बड़ी प्यारी पसंद है मेरे बेटे की, सचमुच अद्वितीय है प्रवर की त्रिशा। बेटी, बकायेदार तुम नहीं बल्कि मैं हूँ तुम्हारा।
अब मुझे जन्मों जन्म तेरी भरपाई करनी पड़ेगी। बड़े ही गर्व और उद्यम से डॉक्टर सुदीप ने हाथ बढ़ाकर त्रिशा के हाथ से सारा हॉस्पिटल चार्जेस के पेपर्स छीन लिए और फाड़ते हुए उन्हें तमाम टुकड़ों में समेटकर डस्टबिन में डाल दिया। बेटी, प्रवर मेरा दूसरा पुत्र है। मैं इसे अपने ज्येष्ठ पुत्र से भी अधिक स्नेह करता हूँ। मेरा बड़ा पुत्र प्रखर और उसकी दुष्ट पत्नी वंशिका हमारे साथ नहीं रहती। उन्हें मुझसे अधिक मेरे विपुल धन और उनके भौतिकवाद से लगाव है। इसीलिए मुझे और प्रवर की माँ को अपने बेटे और बहू का वो प्यार और मान नहीं मिला जिसके लिए हम पति पत्नी आजीवन आस की प्यास में निराश जीते रहे। ईश्वर का दिया हुआ आज मेरे पास सब कुछ है, परंतु बिखरे हुए एकाकी परिवार की पीड़ा ने हम सबको दुनिया का सबसे गरीब परिवार बना डाला। उस दिन जब तुम्हारी दादी दुर्घटना में घायल हुई थी, तब वंशिका ही दारू के नशे में गाड़ी चला रही थी। वो अपने पति से लड़ झगड़कर मायके जाने की सनक में कार लेकर निकल पड़ी थी। विधि का अद्भुत विधान अपनी नवीन रचना गढ़ रहा था। संयोग से नशे में धुत अपनी भाभी को जब पोर्टिको से बेतहाशा कार निकालते हुए प्रवर ने देखा तो किसी अनिष्ट आशंका से द्रवीभूत उसने भी अपनी बाइक से पीछा करना शुरू कर दिया था। वो अपनी भाभी को सुरक्षित समझा बुझाकर वापस घर लाना चाहता था, परंतु प्रारब्ध ने होनी के पन्नों पर कुछ और भी लिख रखा था। दुर्घटना के बाद जब प्रवर ने दुखी मन से मुझे फोन पर सारी स्थिति बताई तो मैं भी उसकी तरह दुख और संवेदना से बहुत द्रवित हो गया। दूसरी ओर कानून और न्यायालय के पचड़े में पड़कर मैं अपनी कीर्ति और वैभव पर कोई आंच नहीं आने देना चाहता था, क्योंकि इस घटना की निष्ठुर सूत्रधार मेरे घर की बहू ही थी। इसलिए अपराध बोध से प्रवर को तुम्हारी मदद करने और दादी को हॉस्पिटल में लाकर उनकी निःशुल्क चिकित्सा सेवा करने का निर्देश दिया था, परंतु विधना के विधि विधान ने कुछ और ही सोच रखा था। हम सबके निरीह जीवन में तुम्हारा प्रवेश ही हमारे प्रारब्ध की सर्वश्रेष्ठ लीला थी। कुछ दिनों के बाद जब मैंने तुम्हारे प्रति अपने बेटे का गहन लगाव देखा तो एक दिन उसे कुरेदने पर सारी सच्चाई सामने आ गई, और जब मैंने स्वयं तुम्हारे मुखर व्यक्तित्व का मीमांसा किया तो मेरी पथराई हुई उम्मीदों के मुरझाए अस्तित्व ने एक नई प्राण ऊर्जा को जन्म दे डाला। एक दिन प्रवर के अनुग्रह पर मैंने तुम्हारी दादी के चेकअप के बहाने तुम्हारे वार्ड का दौरा किया, और जब तुम्हें प्रवर के प्रतिदर्श में ज्यों का त्यों देखा तो तुम्हारी सौम्यता, निष्ठा और तुम्हारे निश्चल व्यक्तित्व ने मुझे समूल बांध लिया। बस वही मेरी विकल आत्मा ने तुम्हें अपनी भावी बहू के रूप में चुन लिया। मैं उसी दिन सब कुछ स्पष्ट कर लेना चाहता था, परंतु प्रवर के ही कहने पर हम लोगों ने सच्चाई को तुमसे दूर रखना पड़ा। सारे हॉस्पिटल के सारे स्टाफ को भी इस रहस्य को बनाए रखने के निर्देश दे दिए गए थे, क्योंकि प्रवर के साथ साथ मेरे मन में भी एक हल्का सा भय बैठा हुआ था कि तुम्हारे जैसी स्वाभिमानी लड़की कहीं हमारे प्रेम और प्रस्ताव को लेन देन का व्यापार समझकर ठुकरा न दे, क्योंकि कोई भी निश्चल आत्मा अपने अभिमान से अपने स्वत्व का मोल भाव नहीं कर सकती। कहते कहते डॉक्टर सुदीप रॉय का हृदय करुण रंजित हो गया। अतिरेक, विस्मय और उन्माद के वशीभूत त्रिशा के होंठ खुले के खुले रह गए। वो अपनी मार्मिक अभिव्यक्तियों को शब्दों के बंधन में न बांध सकी, बस मौनवत अश्रुपूरित सजल नेत्रों से डॉक्टर सुदीप रॉय के चरणों में नतशिर झुक गई। अतिशय आनंद और उल्लास की अश्रु बरखा ने उमड़ घुमड़ कर उसके अंतस की समस्त ऊसर भूमि को पलक झपकते जलमग्न कर डाला था। प्रारब्ध की चंचल पूर्वा ने दस्तक देकर ज्यों ही उसके मन उपवन का प्रणय द्वार खुलवाया, ढेर सारी पावस की मधुरिम घटाएं अपने हाथों से तटस्थ सावन की सुकुमार सहेली का श्रृंगार करने को मचल उठी। आज उसके हृदय कुंज की सारी कुंभलाई हुई आशा लताएं प्रेमोन्माद के सुघड़ थपेड़ों से पुनः उन्मुक्त हो उठी थी। डॉक्टर सुदीप का सीना अगाध स्नेह और असीम अनुराग से भर उठा और उन्होंने त्रिशा को अपने चरणों से उठाते हुए प्रवर के साथ अपने हृदय से लगा लिया। कहानी सुनने के लिए आपका आभार। अगर आपको कहानियाँ पसंद आ रही हों तो कृपया अपने कीमती सुझावों से हमारा मार्गदर्शन अवश्य करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।